हमारी कहानी एक ऐसी दुनिया में शुरू होती है जो लगभग पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है और जिसने मानव आबादी का आधा हिस्सा खत्म कर दिया है, जबकि शेष लोग पानी की पर्याप्त आपूर्ति न होने के कारण जीवित रहने के लिए संघर्ष करते हैं, जिससे वे गंदा पानी मैन्युअल रूप से छानने के लिए मजबूर हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मनुष्य भी हैं जिनके पास एक विशेष स्थिति है जो उन्हें चोट के प्रति पूरी तरह से प्रतिरक्षित बनाती है। और दृश्य कुछ साल पहले एक डॉक्टर यांग गिसू पर स्थानांतरित होता है, जिसने अपनी बेटी को एक दवा लगाने की कोशिश की थी, लेकिन उसे एक अधिकारी द्वारा रोक दिया गया था, क्योंकि यह पता चलता है कि यांग के प्रयोग के कारण कई लोग मारे गए थे। हालांकि यांग ने तर्क दिया कि यह काम करेगा और दावा किया कि उसने अपनी बेटी को दवा लगाने से पहले खुद पर दवा का इंजेक्शन लगाया था। उसे अधिकारी द्वारा कंधे में गोली मार दी जाती है और फिर अचानक एक बड़ा भूकंप आता है, जिसके कारण आसपास की इमारतें गिर जाती हैं और कुछ ही समय बाद उनकी इमारत भी ढह जाती है, जिससे वे सभी उसमें दफन हो जाते हैं। आगे बढ़ते हुए हम चोई नाम के एक शिकारी को देखते हैं जो शिकार पर निकला है। जब उसकी नजर एक विशाल मगरमच्छ पर पड़ती है और वह अपने धनुष का उपयोग करके हमला करने की तैयारी करता है। तीर मगरमच्छ पर लगता है और चोई यह सोचकर खुश होता है कि उसने उसे मार डाला। हालांकि मगरमच्छ मरा नहीं था और इसके बजाय चोई की ओर बढ़ता है, जिससे उसे एक कार के अंदर शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जैसे ही मगरमच्छ उसकी जान लेने वाला होता है, उसे पीछे से खींचा जाता है और दूसरे व्यक्ति द्वारा मार दिया जाता है, जो नामसान निकलता है। और यह अनावरण किया जाता है कि वे दोनों साझेदार के रूप में एक साथ काम करते हैं। इससे पहले कि दृश्य सूना नाम की एक लड़की पर स्थानांतरित हो, जो अपनी दादी के साथ रहती है और गंदा पानी छानकर जीवित रहती है तथा मुख्य रूप से बारिश के पानी पर निर्भर रहती है, क्योंकि उसकी दादी उसे दूसरे जिले में जाने के लिए कहती हैं। लेकिन सूना जोर देकर कहती है कि वह रुकना चाहती है, यह कहते हुए कि खतरा कभी भी आ सकता है, भले ही वह अलग अलग जगहों पर चली जाए, क्योंकि उसका मानना है कि मानवता कम बची है। लेकिन उसकी दादी कहती हैं कि अगर वह अच्छाई को अपनाएगी तो उसे ऐसे लोग मिलेंगे जो दयालु हैं। इस बातचीत के दौरान सूना और उसकी दादी अपने करीबी लोगों से मिलने के लिए दूसरे जिले में जाने का फैसला करती हैं। और फिर हम नामसान और चोई को अन्य वस्तुओं के बदले मगरमच्छ का मांस बेचते हुए देखते हैं, जिससे यह पता चलता है कि इस दुनिया में अब पैसे का कोई मूल्य नहीं रह गया है और वे भोजन के बदले चीजों का आदान प्रदान करके जीवित रहते हैं। जब सूना और उसकी दादी आती हैं तो नामसान उन्हें देखकर खुश होता है, जिससे पता चलता है कि हालांकि नामसान उसका असली रिश्तेदार नहीं है, फिर भी उसने इस पूरे समय में सूना और उसकी दादी की बहुत मदद की है। चो यह दावा करके उसे प्रभावित करने की कोशिश करता है कि उसने मगरमच्छ को खुद पकड़ा था, लेकिन सूना उस पर विश्वास नहीं करती है और इसके बजाय नामसान को एक चित्र उपहार में देती है जो उसने खुद बनाया था। जल्द ही उनके जिले में ठगों का एक समूह आता है जो दावा करता है कि वे एक पुलिस स्टेशन से हैं और वे एक व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं। हालांकि ठग लोगों पर हमला करते हैं और उस गिरोह को पीटते हैं जो उनके खिलाफ उठने की कोशिश करता है, जब तक कि मुख्य ठग का ध्यान सूना की ओर नहीं जाता और वह उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है। लेकिन चोई सूना को बचाने के लिए कदम बढ़ाता है और उनसे लड़ता है जब तक कि उसकी संख्या कम न हो जाए। इसलिए नामसान स्थिति को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन ठग सोचते हैं कि नामसान सिर्फ एक साधारण व्यक्ति है। उन्हें यह नहीं पता था कि वह घातक है, क्योंकि नामसान एक एक करके उन्हें खत्म करना शुरू कर देता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि यहाँ कौन शक्तिशाली है और ठगों से सवाल करता है कि वे यहाँ क्यों हैं और उन्हें साफ पानी कहाँ से मिला, जिससे एक ठग कहता है कि उन्हें उनके बॉस ने यहाँ आने का आदेश दिया था, क्योंकि वहां दूर एक अपार्टमेंट है जिसमें पानी है। इसलिए नामसान उन्हें चेतावनी देता है कि अगर वे दोबारा वापस आए तो वह उन्हें फिर से खत्म करने के बारे में 2 बार नहीं सोचेगा। और इसके बाद सूना और उसकी दादी ने नामसान को बचाने के लिए धन्यवाद दिया। अर्जित की गई चीजों के साथ वापस लौटने पर चोई आग्रह करता है कि उन्हें ठगों द्वारा बताई गई जगह पर जाना चाहिए, यह मानते हुए कि वह जगह एक स्वर्ग हो सकती है, और नामसान से वहां जाने का आग्रह करता है। हालांकि नामसान अनुरोध को अस्वीकार कर देता है और उनकी वापसी पर वे सूना के घर के बाहर आगंतुकों का एक समूह देखते हैं, जहां उनमें से एक शिक्षक के रूप में अभिनय करता हुआ कहता है कि वे सियोल में एक संगठन चलाते हैं।
उनके पास अपनी जरूरत की सभी आवश्यक वस्तुएं हैं और वे सूना जैसे किशोरों के लिए यहाँ आए हैं। हालांकि नामसान सवाल करता है कि क्या वहां उन पर हमला करने वाले गिरोह हैं, लेकिन शिक्षक कहता है कि वे सेना द्वारा अच्छी तरह से सुरक्षित हैं। इसलिए सूना पूछती है कि क्या वे नामसान और चोई को अपने साथ ले जा सकते हैं, लेकिन शिक्षक उन्हें बताता है कि वे केवल रक्त संबंधी लोगों को ही ले जाते हैं, यह दावा करते हुए कि उनके पास चिकित्सा देखभाल और पानी है जिसकी उन्हें आवश्यकता है, जिससे सूना और उसकी दादी जाने का फैसला करती हैं। इससे पहले कि वे नामसान को उसकी मदद के लिए धन्यवाद दें, और सूना चोई को एक रेखा चित्र देती है जिससे एक बड़ी मुस्कान रह जाती है। जब चोई और नामसान अपने स्थान पर वापस आते हैं तो नामसान उसे बताता है कि सूना के लिए इस जगह को छोड़ना बेहतर था, जिससे संकेत मिलता है कि यह यहाँ सुरक्षित नहीं था। लेकिन चोई पूछता है कि नामसान उसे वैसे क्यों नहीं बचा सकता जैसे उसने आज बचाया था, जिससे नामसान कहता है कि वह उसे हर बार नहीं बचा पाएगा, क्योंकि यह पता चलता है कि नामसान की एक बेटी थी जो मर गई क्योंकि वह उसे बचाने में सक्षम नहीं था, जिससे उसे पिछला दर्द हुआ। इसलिए चोई के पास एक विचार है जो दावा करता है कि नामसान को गहने वाली महिला से शादी करनी चाहिए और उसे गोद लेना चाहिए ताकि वे भी वहां जा सकें। लेकिन नामसान उसे मना कर देता है और बताता है कि दुनिया खत्म होने का मतलब यह नहीं है कि उनके मानक बदल जाने चाहिए। आगे बढ़ते हुए सूना और उसकी दादी अपने रास्ते पर हैं, जहां वे उसी उम्र के एक अन्य किशोर वाले दूसरे समूह के साथ फिर से मिलते हैं जो सूना से दोस्ती करने की कोशिश करता है, जिससे यह पता चलता है कि युवा लोग शायद ही कभी देखे जाते हैं। जैसे ही वे जारी रखते हैं, सूना की दादी चलने में असमर्थ हो जाती है। इसलिए शिक्षक उसकी दादी और एक अन्य बूढ़े व्यक्ति को उनके सहायकों के साथ उनके चिकित्सा स्थान पर भेजता है, यह दावा करते हुए कि वे वहां ठीक रहेंगे। इस बीच बाकी लोग अपनी यात्रा जारी रखते हैं, यह देखते हुए कि नामसान और चोई इस बात को पचा नहीं पा रहे हैं कि सूना चली गई है। इसलिए इस पर काबू पाने के लिए वे शिकार पर बाहर जाते हैं। सूना और समूह जल्द ही एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां शिक्षक उन्हें बताता है कि अब उन्हें एक वाहन पर ले जाया जाएगा, जिससे सूना सवाल करती है कि यदि पास में कोई वाहन मौजूद था तो उसकी दादी को क्यों नहीं ले जाया गया। लेकिन एक सार्जेंट उससे कहता है कि यदि वह चाहती है तो वे इंतजार करेंगे, और शिक्षक उसे कहता है कि वे जल्द ही उसकी दादी के लिए एक वाहन भेजेंगे। इसलिए दूसरों को पानी की कमी देखकर सूना जाने के लिए सहमत हो जाती है, जबकि सूना को सार्जेंट के कान के नीचे एक अजीब सी चीज की झलक मिलती है। इस बीच सूना की दादी और बूढ़े व्यक्ति को दूसरी जगह ले जाया जाता है। इससे पहले कि वे सवाल कर सकें, बूढ़े आदमी को एक गड्ढे में धकेल दिया जाता है, जबकि दादी को चाकू मार दिया जाता है। इस घटना के दौरान चोई का ध्यान उनकी ओर आकर्षित होता है और दो हमलावर चोई पर हमला करना शुरू कर देते हैं। इसलिए नामसान एक से लड़ता है, जबकि चोई दूसरे का ध्यान भटकाता है, और पूरी लड़ाई के दौरान नामसान विश्वास नहीं कर पाता है कि कई हमलों के बावजूद वह व्यक्ति भारी चोटों का सामना करने के बावजूद पीछे नहीं हटता है। उसी समय चोई चतुराई से दूसरे को जाल में फंसाता है और दादी की हत्या करने पर उसे सवाल करता है, और वह व्यक्ति उसे बताता है कि वह उनके किसी काम की नहीं थी। इसीलिए वह व्यक्ति पागलों की तरह खुद को मुक्त करने की कोशिश करता है और अपने ही पैर को काट लेता है जैसे ही वह चोई पर हमला करने वाला होता है। लेकिन तभी एक महिला उस व्यक्ति पर हमला करके उसे खत्म कर देती है और चोई की जान बचा लेती है। वह दूसरे व्यक्ति पर चाकू फेंकती है, जिससे नामसान की भी जान बच जाती है। चोई नामसान से आग्रह करता है कि वे जाएं और सूना को बचाएं, लेकिन उनके जाने से पहले वे दादी का अंतिम संस्कार करते हैं। इसके बाद उस महिला ने, जिसने उनकी मदद की थी, जिसका नाम यूनहो है, उन्हें बताती है कि वह वहां है क्योंकि उसे नामसान की जरूरत है, और वह बताती है कि पहले के उन लोगों को केवल उनके सिर काटकर ही मारा जा सकता है, क्योंकि एक पिछला दृश्य दिखाता है कि यूनहो विशेष अभियानों का हिस्सा थी, और वह कहती है कि एक बचाव मिशन के दौरान उन्हें पर्याप्त आपूर्ति और पानी वाली एक इमारत मिली जहां अन्य लोगों के साथ एक शिविर बनाया गया था। लेकिन एक दिन यांग वहां आया और वह उस समय एकमात्र डॉक्टर था, इसलिए उन्हें उसकी जरूरत थी, लेकिन वे उसके बुरे इरादों को नहीं जानते थे। जब यूनहो ने बच्चों के बारे में उसका सामना किया तो यांग ने एक सार्जेंट को दूसरे सैनिक को गोली मारने की अनुमति देकर अपना काम दिखाया, जो मरता नहीं है बल्कि वापस जाग जाता है।
क्योंकि यांग उन्हें बताता है कि उसका आविष्कार मानवता को बचाएगा और इस खत्म होती दुनिया में उसके प्रयोग के अलावा जीवित रहने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। लेकिन यून हो का मानना था कि वह पागल था और इससे पहले कि वे उसे ले जाते वह वहां से भाग गई, यह कहते हुए कि यांग के प्रयोग के कारण वे लोग ऐसे हो गए थे। हालांकि नाम सान उससे कहता है कि उनके पास समय नहीं है क्योंकि वह सूना के पीछे जा रहा है, लेकिन फिर भी वह उसकी मदद करने का फैसला करता है। इसलिए वे अपनी योजना शुरू करते हैं, जहां यून हो बताती है कि वे सूना जैसे लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, जिससे संकेत मिलता है कि यांग उन पर प्रयोग कर रहा है। जल्द ही सूना उस जगह पर पहुंचती है जहां दूसरों द्वारा उनका स्वागत किया जाता है, जबकि यांग उन्हें बताता है कि उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनके पास हर किसी के लिए भोजन और पानी की पर्याप्त आपूर्ति है। और सूना को एक नया कमरा मिलता है जहां वह साफ पानी देखकर प्रसन्न होती है। दूसरी ओर नामसान यून हो और चोई के साथ एक स्थान पर पहुंचता है जहां हम ठगों के दो समूहों को एक मानव लड़ाई पर दांव लगाते हुए देखते हैं। हालांकि दूसरा समूह हार गया, जिससे समूहों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। और इसी बीच नामसान वहां पहुंचता है जहां ठग नेता टाइगर नामसान को अच्छी तरह से जानता है और अतीत के कारण उसके प्रति द्वेष रखता है। इसलिए टाइगर अपने ठगों को नामसान पर हमला करने का आदेश देता है। हालांकि नामसान जल्दी से ठगों को पछाड़ देता है और अंततः उसे खत्म कर देता है, जबकि टाइगर अपनी आकर्षक चालों से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन नामसान द्वारा जल्दी से वश में कर लिया जाता है, जो फिर टाइगर से सवाल करता है कि उन्हें पानी कहां से मिलता है। और टाइगर प्रकट करता है कि उन्हें यह लोगों के बदले में अपार्टमेंट से मिला है, लेकिन अब वे विशेष रूप से युवा लोगों का व्यापार कर रहे हैं। इस बीच सूना ने शिक्षिका से पूछा कि उसकी दादी कहाँ हैं, और शिक्षिका ने उसे आश्वासन दिया कि वह जल्द ही वहां आ जाएंगी। इसके बाद उन्होंने बताया कि छात्रों और माता पिता को अलग रखा जाता है। हालांकि माता पिता को आश्वासन दिया गया कि उन्हें बाद में मिलने की अनुमति दी जाएगी। माता पिता को एक ऐसी जगह ले जाया जाता है जहां पानी साफ है, और यह खुलासा होता है कि वहां रहने के लिए उन्हें वहां काम करना होगा। इसके बजाय सूना और जुए को कक्षाओं में ले जाया जाता है। लेकिन सूना को कुछ अजीब लगता है क्योंकि बाकी छात्र अपने पाठों के दौरान कोई भावना नहीं दिखाते हैं, जिससे सूना यह सवाल उठाने के लिए प्रेरित होती है कि उनके पास हर चीज के लिए इतना पानी क्यों है और वे इसे बाहर के लोगों को क्यों नहीं बांट सकते। इसके अलावा वह डॉक्टर की लगातार प्रशंसा करने के कारण पर सवाल उठाती है, लेकिन शिक्षिका उसे बताती है कि बाहर की दुनिया बुरी चीजों से भरी है और डॉक्टर उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि डॉक्टर उन्हें भाषण देते हैं, जुए रुचि दिखाती हुई प्रतीत होती है क्योंकि उसे डॉक्टर के प्रयोग में मदद करने का मौका दिया जाता है। हालांकि सूना उनसे अपनी दादी के आने के बारे में सवाल करती है, लेकिन वे कहते हैं कि वह ठीक हैं और उनके इलाज के अधीन हैं। और जब अन्य छात्र दिए गए पानी को पीते हैं तो सूना इसे नहीं पीती है क्योंकि उसे इस पर संदेह है। यह भी पता चलता है कि डॉक्टर का प्रयोग उन्हें जीवित रहने के लिए लंबा समय देता है, लेकिन उन्हें समय पर इंजेक्शन लेना पड़ता है और सार्जेंट आग्रह करता है कि वे अधिक लोगों को नहीं ला सकते। लेकिन डॉक्टर यांग आश्वासन देते हैं कि वह जल्द ही इलाज बना लेंगे। आगे बढ़ते हुए जुए के माता पिता अपनी बेटी से मिलने की मांग करते हैं, जबकि सूना चुपचाप अपने कमरे से निकल जाती है, लेकिन दूसरों की उपस्थिति महसूस होने पर वह खुद को छुपा लेती है। ठीक उसी समय यांग और सार्जेंट वहां से गुजरते हैं। डॉक्टर यांग को वहां देखकर जुए के माता पिता ये जानना चाहते हैं कि उनकी बेटी कहाँ है। इसलिए यांग उन्हें आश्वासन देते हैं कि उनकी बेटी ठीक कर रही है और उन्हें अपने कमरे में ले जाते हैं। इसी बीच सूना भी यांग की प्रयोगशाला में प्रवेश करती है और यांग के प्रयोगों की चौंकाने वाली तस्वीरें पाती हैं, जहां वह जुए को एक अजीब मशीन से जुड़ी बेहोशी की हालत में बिस्तर पर लेटी हुई देखती है। किसी के अंदर आने की आवाज सुनकर वह खुद को छुपा लेती है क्योंकि यांग जुए को उसके माता पिता को दिखाता है, जो अपनी बेटी को ऐसी स्थिति में देखकर स्तब्ध रह जाते हैं। यांग फिर कांच के बक्से में रखी अपनी बेटी को दिखाता है, जो मरी नहीं है बल्कि उसके प्रयोग के कारण जीवित है, जो यांग के मनोरोगी स्वभाव का खुलासा करता है क्योंकि वह दावा करता है कि उसका आविष्कार मानवता को बचाएगा। जुए के माता पिता अपनी बेटी को छूते हैं, जिससे मशीन में खराबी आ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप जुए की मृत्यु हो जाती है। और अपने प्रयोग के नुकसान से निराश होकर यांग बेरहमी से जुए के माता पिता की हत्या कर देता है, जबकि सूना इस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह जाती है।
हालांकि वह गलती से एक आवाज कर देती है, जिससे यांग उसे ढूंढ लेता है और उस पर प्रयोग करने की तैयारी करता है। यह पता चलता है कि बच्चों को दिया जाने वाला पानी युवाओं पर प्रयोग करके उनके अपने अस्तित्व के लिए उसके प्रयोग का हिस्सा है। जब सूना सवाल करती है कि उसने उसकी दादी के साथ क्या किया है, तो यांग उसे स्पष्ट रूप से बताता है कि बूढ़े लोग उनके किसी काम के नहीं हैं, जो उसकी उम्मीदों को खत्म कर देता है और सूना को पछतावे से भर देता है। दृश्य नमसान के अपार्टमेंट की ओर यात्रा करने के साथ बदलता है। वे जल्द ही अपार्टमेंट पहुंच जाते हैं और टाइगर गार्डों से कहता है कि वह उनके लिए कुछ सामान लाया है। लेकिन एक गार्ड उससे कहता है कि उसे दी गई विशेष तारीख पर आना चाहिए था, और जैसे ही गार्ड सामान की तलाशी लेता है, नमसान उस पर जवाबी हमला कर देता है और गार्डों का खात्मा करके ट्रक को सीधे गेट से टकरा देता है, जिसके बाद एक क्रूर संघर्ष शुरू होता है, क्योंकि नमसान यूनहो और चोई के साथ मिलकर गार्डों को गोली मारकर मौत के घाट उतार देते हैं। वे यूनहो के सहयोगियों को मुक्त कराने के लिए तहखाने की ओर बढ़ते हैं, लेकिन यह पता चलता है कि वे पहले ही यांग के प्रयोग के शिकार हो चुके हैं, जिससे उनके पास उन सभी को मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता है। जबकि यांग घुसपैठियों को इसके परिणामों की चेतावनी देता है, पर नमसान को कोई परवाह नहीं होती है, क्योंकि वह आगे बढ़ता है और अन्य गार्डों को खत्म कर देता है। जबकि यूनहो और चोई सूना को खोजने के लिए अलग अलग निकल जाते हैं। यूनहो सार्जेंट पर हमला करती है और वे दोनों लड़ते हैं, और जैसे ही यूनहो सार्जेंट के चेहरे पर वार करती है, उसका छिपकली जैसा रूप सामने आ जाता है, जिससे पता चलता है कि वह चोट से प्रतिरक्षित लगता है और वह यूनहो को हरा देता है। जबकि चोई को शिक्षिका मिलती है और वह उसे अपने साथ यांग की ओर ले जाता है, लेकिन तभी उसका सामना सार्जेंट से होता है। ठीक उसी समय नमसान भी वहां पहुंच जाता है, जबकि चोई सूना की ओर बढ़ता है। नमसान उस छिपकली जैसे दिखने वाले सार्जेंट से लड़ता है। हालांकि सार्जेंट पर इन हमलों का कोई असर नहीं होता है, लेकिन यह नमसान को नहीं रोकता है, क्योंकि वह और अधिक घूंसे मारता है और अंत में सार्जेंट का सिर काटकर उसे खत्म कर देता है। दूसरी ओर यांग में उसके अपने ही प्रयोग के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। जल्द ही चोई कमरे में प्रवेश करता है और यांग सूना को मारने की धमकी देते हुए चोई से अपना हथियार गिराने की मांग करता है, लेकिन चोई को एक सैनिक द्वारा काबू कर लिया जाता है। यांग अपनी बेटी के साथ जाने की तैयारी करता है, लेकिन नमसान उस इलाके में पहुंचता है और सैनिक को मार डालता है। जबकि शिक्षिका यांग से एक खुराक के लिए भीख मांगती है, लेकिन यांग को कोई परवाह नहीं होती है और वह इसके बजाय एक ग्रेनेड फेंक देता है। जबकि चोई और सूना छिप जाते हैं और एक विस्फोट होता है, जिससे शिक्षिका की मौत हो जाती है। नमसान जलते हुए कमरे में भागता है और चोई और सूना दोनों को बचाता है। यांग वहां से जा रहा होता है, तभी माता पिता उसका सामना करते हैं और उसकी पिटाई करते हैं, जिससे निराश होकर वह जवाबी गोलीबारी करता है और उसे इस बात का एहसास नहीं होता है कि एक गोली सूटकेस के पार चली जाती है, जिससे उसकी बेटी की जान चली जाती है। सूना यांग से कहती है कि उसकी गलती ने उसकी बेटी सहित कई लोगों की जान ले ली, लेकिन यांग इसके लिए उन्हें दोष देता है, और जैसे ही वह उन पर गोली चलाने वाला होता है, नमसान यांग पर गोली चलाकर अंततः उसे खत्म कर देता है। सभी माता पिता अपने बच्चों से दोबारा मिलने में सक्षम हो जाते हैं और शायद नमसान और सूना भी कहानी के अंत में फिर से मिल जाते हैं। सूना अपनी दादी की कब्र पर जाती है और अब एक परिवार के हिस्से के रूप में नमसान और चोई के साथ काम करना जारी रखती है।